तो गाइज़ ये हमारे फर्स्ट स्लाइड है जिसमें मैंने एडवर्ब के सारे टाइप्स लिखे हुए हैं। तो दिस एडवर्ब इज़ ऑफ 8 काइंड्स, ये जो उसके 8 इम्पोर्टेंट काइंड्स है। हालांकि एडवर्ब और भी कई प्रकार की होती है, लेकिन एक्चुअल जो एक स्पोकन इंग्लिश या कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में जिन एडवर्ब्स की आपको ज़रूरत है वो सब आपके सामने है। इससे बाहर आपको कोई एडवर्ब नहीं करनी है। और ये ही अगर आप किसी स्कूल में पढ़ते हो, वहाँ की ग्रामर में भी अगर आपको एडवर्ब्स के बारे में जानना है तो इतनी नॉलेज काफ़ी है जो मैंने आपके सामने लिखी है। इससे बाहर कोई एडवर्ब आपको नहीं पढ़ना ही है। तो हम देखते हैं कि ये आपके 8 टाइप्स ऑफ एडवर्ब हैं और एक एक करके मैं आपको अलग अलग स्लाइड में इन एडवर्ब्स के बारे में बताऊंगा। एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर यू विल फाइंड एन एक्सरसाइज रिलेटेड टू द चैप्टर आई एम टीचिंग यू राइट नाउ। तो आपको इस चैप्टर के अंत में एक एक्सरसाइज मिलेगी और आपको बहुत ध्यान के साथ पढ़ना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको एक नोटबुक और पेन लेके बैठना है, साथ साथ में आपको इनके नोट्स भी मेंटेन करने हैं। आपको स्लाइड रोक देनी है, जैसे कि अभी आप स्लाइड रोक सकते हो और हर स्लाइड के नोट्स आप मेंटेन कर सकते हो। और जो भी मैं आपको अभी ऑडियो में चैप्टर के बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ, साथ साथ वो इन्फॉर्मेशन भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये आपका काम है, हर स्लाइड पे आपको पॉज देना है, रुकना है थोड़ी देर और साथ साथ में नोट्स मेंटेन करने हैं। और लास्ट में आपकी परीक्षा लेने के लिए जानकारी की मैंने एक एक्सरसाइज रखी है, तो उससे आपको ज़रूर होकर जाना है और एक बार में ही आपको उस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, जिससे कि आपको ये श्योरिटी हो जाए कि आपने ये जो एडवर्ब है बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो गाइस हम देख सकते हैं हमारे ये जो 8 एडवर्ब्स हैं, एक एक करके मैं आगे डिफ़ाइन करता हूँ, हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये हमारी पहली एडवर्ब काइंड है। ये हमारा पहला एडवर्ब है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। तो ये जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होता है गाइस, ये आपका जवाब देता है हाउ का। इनफैक्ट आपको ध्यान रखना है कि हर एडवर्ब किसी न किसी क्वेश्चन फॉर्म का जवाब देता है। तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो है ये इसकी पोजीशन यूजुअली वाक्य के अंत में बनती है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये आपका क्विकली की पोजीशन आपकी, और नीटली और लेजीली की पोजीशन, और ये जो आपके एडवर्ब ऑफ मैनर हैं ये आपके स्पेशली आते हैं वर्ब के लिए। तो जैसा कि आपको एडवर्ब की डेफिनेशन पता होगी कि एडवर्ब हमारा क्रिया विशेषण कहलाता है। एडी मतलब एडजेक्टिव और वर्ब ऑलरेडी है। तो हमारा जो एडवर्ब है, जैसे कि हम फर्स्ट स्लाइड में जाके देखते हैं कि हमारा ये जो एडवर्ब है ये मॉडिफाई करता है। तो चाहे आप मॉडिफाई बोलो चाहे आप क्वालिफाई बोलो, तो एडवर्ब किस किस को क्वालिफाई करता है आपको ध्यान रखना है कि इसको हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसका मतलब क्रिया और विशेषण को तो ये मॉडिफाई करता ही है, जो कि सामने लिखा है वर्ब एडजेक्टिव, ये खुद को भी मॉडिफाई करता है। इसका मतलब एडवर्ब के लिए भी आता है। साथ में आप देख सकते हैं ये डिटर्मिनर, क्लॉज एक प्रकार से सेंटेंस को ही हम कहते हैं, और प्रपोजिशनल फ्रेजेस को भी ये क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई करने का गाइज मैं मतलब बता देता हूँ, हालांकि मेरे पिछले यूट्यूब चैप्टर्स में मैंने मॉडिफाई क्वालिफाई की डेफिनेशन आपको बताई है। मॉडिफाई का मतलब होता है मॉडिफिकेशन। तो जब हम किसी वर्ड को मतलब जो उसके बारे में जानते हैं और अगर कोई दूसरा वर्ड उसको मॉडिफाई करता है, तो वो जो दूसरा वर्ड होता है वो उस वर्ड के अर्थ में कुछ परिवर्तन ला देता है। तो इसका मतलब जब कोई एडवर्ब वर्ब या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है तो वो वर्ब एडजेक्टिव का जो भी मतलब होता होगा उसके मीनिंग में कुछ और मीनिंग ऐड कर देता है। इसी को एडवर्ब कहते हैं। तो हम अगर इसका मतलब क्लियर हो गया हो, हम आगे चलते हैं। दिस इज़ अवर फर्स्ट स्लाइड। हम देखते हैं कि हमारे जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर है ये एलवाई वाले हैं, इनको पहचानना बहुत आसान है। ज़्यादातर आपके जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर है ये बहुत आसानी से पहचान में आ जाते हैं। दे कम एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस और बिफोर द मेन वर्ब। तो इनकी 2 जगह पोजीशन बनती है, या तो क्रिया के पहले बनती है, जो कि मैंने आपको दिखाया था अभी। जैसे आप देख सकते हैं पोलाइट की पोजीशन है आपकी, वो क्रिया के पहले या फिर ये वाक्य के अंत में आते हैं। जैसे कि आपका क्विकली है आपका, और नीटली है। और खास बात गाइस, आपको हर एडवर्ब में ये ख्याल रखना है, एक तो उनकी पोजीशन जो अभी मैंने डिस्क्राइब की है, और दूसरा एक्चुअली में किसको मॉडिफाई करते हैं। तो ये जो हमारा एडवर्ब्स ऑफ मैनर है ये एक्चुअली में आ रहा है आपका वर्ब के लिए। तो अब हमें ये सब जानकारी क्लियर हो गई है। हम कंपाइल करते हैं, वाक्यों को देखते हैं।
द यंग सोल्जर फोल्डेड हिज क्लोथ्स नीटली इन अ पाइल एंड द एंड ऑफ हिज बंक। तो यंग सोल्जर ने अपने कपड़ों को बहुत सफाई से तय बना के रखा एक ढेर में, बंक के एंड में। तो हमारा एक्चुअली में जो फोल्ड करने का तरीका था, फोल्ड कैसे किया, बहुत सफाई के साथ किया। तो हमारा जो एक्चुअली नीटली है वो किसके लिए आ रहा है, मेन वर्ब के लिए, मतलब फोल्ड के लिए। इसी तरह से मैंने दरवाज़ा खोला मेरी ग्रैंड मदर के लिए। तो मैंने दरवाज़ा कैसे खोला, बहुत पोलाइटली, नर्मता से खोला। तो एक्चुअली में ये जो पोलाइटली है किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये ओपन मतलब वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ये बता रहा है कि दरवाजे को कैसे खोला। इसी तरह से आ फैट ऑरेंज एंड वाइट कैट रेस्टेड लेजली ऑन द सोफ़ा। तो गाइज वो जो फैट वाइट कैट थी वो सोफे में कैसे आराम कर रही थी, बहुत आलस से। तो ये जो लेजली है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, रेस्टेड। इन द सेम वे ही ओपन द बॉक्स क्विकली। तो ये जो क्विकली किसके लिए आ रहा है, वो ओपन आपका वर्ब के लिए आ रहा है। तो इसका मतलब हम देख सकते हैं कि जितने भी ये हमारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर है ये जवाब देते हैं कैसे का, कि कार्य कैसे किया गया, और वो जो कार्य करना होता है वो मेन वर्ब होता है। इसका मतलब हमारा जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो हमारा वर्ब के लिए बोला जाता है। ठीक है गाइस, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आई थिंक दैट दिस मस्ट बी क्लियर टू यू। तो हमारे गाइस जो दूसरा एडवर्ब होता है वो है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एक्चुअली में मैं गाइस आपको बहुत पहले से ही क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो हमारे 3 एडवर्ब्स होते हैं, जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और जो थर्ड एडवर्ब आपका आने वाला है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। ये हमारे तीनों एडवर्ब्स वाक्य के अंत में बोले जाते हैं और इन तीनों की एक पोजीशन होती है। ग्रामर की बुक्स में जब आप पढ़ोगे तो लिखा रहेगा आपका MPT का रूल। तो ये MPT का रूल क्या है, सबसे पहले हम एडवर्ब ऑफ मैनर लगाते हैं, इसके बाद हम एडवर्ब ऑफ प्लेस लगाते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम लगाते हैं। तो गाइस ये जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये भी एट द एंड ऑफ सेंटेंस आ जाता है, और कभी कभी प्रेपोजिशन लगाकर आप इसको वाक्य के शुरू में भी लगा सकते हैं। एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सेप्शनल यूज़ है। तो इसका जनरल यूज़ यही है कि ये वाक्य के अंत में बोला जाता है। और आपके शहर में, इस राज्य में, देश में, इस दुनिया में जितने भी एड्रेस हैं, जितनी भी जगह हैं, तो वो सब के सब आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। हम इनको एडवर्बियल फ्रेज भी कह देते हैं। अगर ये प्रपोजिशन प्लस नाउन के साथ जो भी जगह बोली जाती है, जैसे आप बोलते हो इन दिल्ली, तो दिल्ली हमारा नाउन हो गया, इन हमारा प्रपोजिशन हो गया, लेकिन हम इन दिल्ली को मिलाकर एडवर्बियल फ्रेज भी बोलते हैं। तो ये भी नोटिस कर लेना आप। आपके कुछ एडवर्ब ऑफ प्लेस के एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं। तो जब हम बोलते हैं वी वेंट इनटू द केव, हम गुफा के अंदर गए। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं आपके सामने, हम गुफा के अंदर गए। तो पूछा जाएगा कि हम कहाँ गए, वी वेंट वेयर, वेयर मतलब इनटू द केव, एंड देयर वर बैट्स एवरीवेयर, और वहाँ पे चारों तरफ बैट्स थे। तो हमारा एवरीवेयर और इनटू द केव हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गए हैं। और इनटू द केव एक्चुअली में प्रपोजिशन नाउन से मिलकर बना है, तो हम उसको एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भी एक एडवर्ब का काम कर रहा है। तो वन डे व्हेन माय डैड वाज नॉट पेइंग अटेंशन टू वेयर ही वाज गोइंग, ही वॉकड इनटू वॉल। तो मेरे जो डैड थे वो दीवार से टकरा गए। तो वो कहाँ टकराए, दीवार से टकराए। तो इनटू अ वॉल हमारा क्या हो गया, आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। इन द सेम वे जितने भी एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे हियर, समवेयर एल्स, देयर, होम वर्ड्स, तो आप देख सकते हो दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस। हम ये आपका एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपका नियर बाई लगा हुआ है। माई ग्रैंडफादर्स हाउस इज़ नियर बाई, मेरे दादाजी का घर कहाँ है, मतलब वो नियर बाई है, बगल में है। तो इसका मतलब हमारा जो नियर बाई हो गया वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। तो गाइज़ ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, बहुत ध्यान के साथ पढ़िए क्योंकि आगे चलकर आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है। ठीक है गाइज, वी मूव टूवर्ड्स अवर थर्ड स्लाइड, एंड थर्ड स्लाइड इज टॉकिंग अबाउट एडवर्ब ऑफ टाइम विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो गाइज जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो इस क्वेश्चन का जवाब देता है व्हेन का, कि कार्य कब हुआ। और इसकी जो पोजीशन हम बनाते हैं या तो ये वाक्य के शुरू में लग जाती है या ये एंड में लग जाती है। तो हम कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। इसकी मिड पोजीशन कम बन पाती है, तो इसे वाक्य के बीच में हम लगभग ना के बराबर लगाते हैं। आप सारे एग्जांपल्स में देख सकते हो कि ज़्यादातर आपके जो ये एडवर्ब आ रहे हैं लास्ट ईयर, नाउ
ऑल डे, ईयर, ये सब आपके वाक्य के अंत में आ रहे हैं। बस एक एग्जाम्पल आपको दिखेगा सो फार का, जो कि वाक्य के शुरू में लगा हुआ है, और 1 मिनट पोजीशन दिखेगी रिसेंटली की। अदरवाइज़ बाकी सारी जो इसकी पोजीशन बननी है वो वाक्य के एंड में हम लगाते हैं। तो गाइज़ हम आपके सामने सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, देख सकते हैं। और अभी यूट्यूब वीडियो में मैं इन सब के आपको मतलब हिंदी में नहीं बता सकता, सो आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू, इफ़ यू डोंट नो द पर्टिकुलर मीनिंग ऑफ अ word, so you have to actually look up in the dictionary and you have to find out the meaning of all these words. तो guys, संदीप, हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। संदीप completed his graduation last year। पूछा जाएगा संदीप ने अपनी ग्रेजुएशन कब करी, तो हम वैन का जवाब दे रहे हैं लास्ट ईयर। मैं मार्केट कब जा रहा हूँ, मैं मार्केट अब जा रहा हूँ, तो इसलिए वहाँ पे हमारा जो नाउन है वो एडवर्ब ऑफ टाइम का काम कर रहा है। शी वॉज रोमिंग इन द मार्केट ऑल डे, तो शी वॉज रोमिंग, वो कहाँ घूम रही थी, हम देखते हैं कि हमारा वो कहाँ घूम रही थी, इन द मार्केट। तो ये इन द मार्केट ये जगह हो गई, इसका मतलब ये किसका काम कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस का। और आपका वो कब घूम रही थी, ये आपका ऑल डे हो गया, जो ये बता रहा है कि ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इस तरीके से गाइज ये हमारे ये 3 एडवर्ब्स होते हैं जो कि बहुत कॉमन है। सो फार का मतलब अब तक होता है। तो वी हैव फाउंड 12 ग्रामर मिस्टेक्स, हमने 12 ग्रामर की गलतियाँ पाई हैं। कब, मतलब अब तक, सो फार। तो गाइज़ ये हमारा एडवर्ब टाइम है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एडवर्ब की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट एडवर्ब है, दिस इज़ कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। गाइज़ अगर आपने साइंस पढ़ी होगी तो फिजिक्स में आपने फ्रीक्वेंसी का चैप्टर पढ़ा होगा। फ्रीक्वेंसी आवर्ती कहलाता है। इसका क्या मतलब होता है, विद इन अ गिवन टाइम अ पर्टिकुलर एक्शन इज़ डन हाउ मैनी टाइम्स। तो एक दिए गए समय में जब आप किसी कार्य को कितनी बार करते हो, ये बताता है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये गाइस किसका जवाब देता है, हाउ ऑफन मीन्स हाउ मैनी टाइम्स। इसका मतलब एक दिए गए समय में कार्य कितनी बार किया गया। इसकी जो पोजीशन होती है गाइस, जनरल पोजीशन इसकी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी जो पोजीशन है, जैसे आपका यूजली है, ऑफन है, सेल्डम है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद लग रही है। साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि इसकी पोजीशन वाक्य के अंत में भी बन जाती है। जैसे आप आर्ली हो गया, एनुअली हो गया, ट्वाइस डेली हो गया। तो ये हमारी इसकी 2 पोजीशंस मेनली बोली जाती है। इसका मतलब ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन पे नहीं आ पाता है। मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, आपकी जो जितने भी एडवर्ब्स होते हैं तो उनकी हम 3 पोजीशंस लेते हैं। 1 एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के शुरू में। 2 मिड पोजीशन, वाक्य के बीच में। वाक्य के बीच में का मतलब आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद। और 3rd पोजीशन होती है जो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के अंत में होती है। तो गाइस ये पोजीशंस भी मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि एडवर्ब की पोजीशन कहाँ कहाँ हो सकती है। वो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जिनकी पोजीशंस आपकी डिटरमिन्ड होती है, निर्धारित होती है कि उनकी पोजीशंस आपकी यहीं बनेंगी। तो हमारा गाइस ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और हम देखते हैं ये जो इनक्यूबेटर है ये कब प्रत्येक एक्ट को टर्न करता है, घंटे घंटे में। तो ये हर एक्ट को टर्न करने की जो प्रक्रिया है वो कब हो रही है, हर 1 घंटे में। तो ये फ्रीक्वेंसी है आपका। तो वी टेक अ वैकेशन एटलीस्ट वंस एनुअली। इसका मतलब हम हर साल एक बार छुट्टी पर ज़रूर जाते हैं। तो छुट्टी पर जाने की हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम से कम साल में 1 बार। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है गाइस, आपका इसका वंस भी आपको ऐड करना है एनुअली के साथ, तब जाकर ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बनेगा, क्योंकि हम साल में 1 बार बोल रहे हैं। और ही इज़ ऑफन लेट फॉर वर्क, तो उसकी काम पे देर रहने की, देर से आने की फ्रीक्वेंसी क्या है, अक्सर। तो अक्सर वो काम पे लेट आता है, तो इसका मतलब ये उसकी फ्रीक्वेंसी बन गई। सेल्डम का मतलब होता है ना के बराबर। वी सेल्डम सी जॉन। तो मैंने आपसे पूछा कि आप जॉन से कब मिलते हैं, आपने मुझसे कही कि हम जॉन से कभी कभार मिल पाते हैं। मीन्स बड़ा मुश्किल होता है जॉन से मिल पाना। तो इसका मतलब आपकी जॉन से मिलने की फ्रीक्वेंसी क्या हुई, सेल्डम, ना के बराबर। और मेरे डेंटिस्ट ने मुझे सलाह दी कि मुझे दिन में 2 बार फ्लॉस करना चाहिए। तो गाइस मेरे जो टीथ है उसको मुझे फ्लॉस करना है दिन में 2 बार, ये मेरे काम करने की फ्रीक्वेंसी है। तो ये हमारे कहलाता है एडवर्ब फ्रीक्वेंसी।
गाइज हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दिस इज़ एडवर्स और डिग्री। एडवर्स और डिग्री में बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिग्री के बारे में आपको बताना चाहूँगा। गाइज हम जो टेम्परेचर है वो किस में नापते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो गाइज ये डिग्री भी कुछ कुछ वैसा ही है। जब हम एडवर्स और डिग्री बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम किसी चीज़ की इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। ये जो आपका एडवर्स और डिग्री है ये यूजली आपका विशेषण के साथ बोला जाता है, एडजेक्टिव के साथ बोला जाता है। ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है आपका। तो जब भी आपको एडवर्स और डिग्री मिलेगा वो आपका एडजेक्टिव के पीछे आएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है यूज़ बिफोर एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो ये आपका यूजली ज़्यादातर आपका एडजेक्टिव के साथ आता है, कभी कभी एडवर्ब के साथ भी आता है। और ये जवाब देता है टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक। तो गाइज हम यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं। ऑलमोस्ट, क्वाइट, नियरली। ऑलमोस्ट का मतलब करीब करीब, क्वाइट के दो मतलब होते हैं, कुछ हद तक या फिर कम्प्लीटली का भी काम करता है। इसके बाद मैं आपको जितने भी गाइस ये आपके एग्जाम्पल है, मैं आपको एक बहुत सीधी चीज़ बता देता हूँ कि एडवर्ब और डिग्री के यूजली 3 मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट, या फिर ये भी हो सकता है किसी हद तक नहीं, टू नो एक्सटेंट। जो सेकंड मतलब होता है वो होता है आपका काफ़ी हद तक, टू ग्रेट एक्सटेंट। और एक मतलब होता है बीच का, मीन्स आपका मतलब मध्यम हद तक आपका। तो कुल मिलाकर जब कोई चीज़ थोड़ी कम ज़्यादा आपको बोलनी होती है तब आप एडवर्ब डिग्री का इस्तेमाल करते हो। जितने भी ये एडवर्ब्स के एग्जाम्पल लिखे हैं उन सब का इन 4 मीनिंग्स के अंदर सब आ जाता है। तो गाइज अगेन मैं आप सबको हिंदी में शायद डिस्क्राइब ना कर पाऊँगे, तो आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम पार्शली का मतलब बोलते हैं तो ये आंशिक रूप से कहलाता है। एब्सोल्युटली का तो मतलब सारा का सारा होता है। इंटायरली का मतलब सारा होता है। इंडीड आपका वर्ड्स में एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। समवट हो गया, प्रीटी हो गया, रेदर, इन सब का मतलब टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक होता है। ऐसे आपका फेयरली क्वाइट होता है। तो गाइज़ ये सब इनके मतलब निकलते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। हम देखते हैं द वाटर वाज एक्सट्रीमली कोल्ड। तो पानी किस हद तक ठंडा था। मैंने कहा ना कि हम टू व्हाट एक्सटेंट का जवाब दे रहे हैं एडवर्ब और डिग्री के माध्यम से। तो पानी किस हद तक ठंडा था। आपने कहा पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, एक्सट्रीमली। एनी कितनी बुद्धिमान लगती है, एनी कुछ हद तक बुद्धिमान लगती है, फेयरली, टू सम डिग्री। तो एनी लुक्ड फेयरली क्लेवर। इन दिस वे स्मेल कितनी गंदी लग रही थी। हम देखते हैं द स्मेल सीम्ड रेदर अनप्लेजेंट। तो काफ़ी हद तक वो बहुत गंदी स्मेल थी, हम इस तरह से बोल रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये जितने भी आपके अंडरलाइंड वर्ड्स हैं दे आर एक्टिंग एज एडवर्ब्स और डिग्री। और जैसे मैंने आपको बताया है, आपको अभी इस वीडियो को पॉज करना है, ये सारे एग्जाम्पल और आपके ये जो सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं ये सब उतारने हैं, सो दैट आप अपने लेटर टाइम में इन सबको पढ़ सको। तो गाइज़ हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारी 6th स्लाइड है और अब हम आते हैं एडवर्ब्स ऑफ फोकस पर। तो गाइज़ ये एडवर्ब ऑफ फोकस क्या होता है। एक्चुअली ये फोकस का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना। तो गाइज़ जब हमें ये फोकसिंग एडवर्ब्स भी हम इनको बोल देते हैं, जब हमें एक्चुअली किसी सूचना को सिंगल आउट करना हो। तो सिंगल आउट करने का मतलब होता है जब हमें कोई वाक्य में किसी एक विशेष इन्फॉर्मेशन को अलग करके रखना होता है, इसको कहते हैं सिंगल आउट करना। तब हम एडवर्ब्स ऑफ फोकस का प्रयोग करते हैं। एडवर्ब ऑफ फोकस जिस सूचना को, जिस शब्द को अलग से हाईलाइट करके दिखाता है वो उसी के पीछे आता है, मतलब वो उसी को क्वालिफाई करता है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। इवन भी के लिए बोला जाता है, यहाँ तक के लिए भी हम बोल देते हैं इसे। आपका पर्टिकुलरली, स्पेशली, स्पेसिफिकली सबका मतलब है विशेष रूप से। मियरली आपका नाम मात्र के लिए बोला जाता है, ओनली केवल के लिए। तो गाइज आई एक्सपेक्ट दैट यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ ऑल दीज वर्ड्स रिटन देयर। तो ये जिसके भी पीछे आते हैं उसके ऊपर दबाव बनाते हैं और उसको वो
पूरे वाक्य से अलग दिखाते हैं। ये ही मतलब है सिंगल आउट करने का। तो गाइस हम देखते हैं, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है एवरीवन इज़ लाइंग, हर बंदा झूठ बोल रहा है, यहाँ तक कि तुम भी झूठ बोल रहे हो, इवन यू। तो यहाँ पर हमने इवन किस लिए यूज़ किया, यू को सिंगल आउट करने के लिए। यहाँ पर ये सरप्राइज़ देने का काम कर रहा है कि इसमें बताइए आप भी शामिल हैं। इसके बाद ओनली जस्ट हम यहाँ केवल के लिए बोलते हैं आई वॉज ओनली आस्किंग यू फॉर अ फ्यू डॉलर्स, मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ, जस्ट यार कुछ डॉलर्स मांग रहा हूँ। तो मैं केवल आपसे मांग रहा हूँ कुछ डॉलर्स। तो ओनली जस्ट हमने किस लिए यूज़ किया, रिस्ट्रिक्शंस के लिए, कि भाई केवल आपसे मांग ही तो रहा हूँ ना मैं फ्यू डॉलर्स, कोई बहुत ज़्यादा रकम तो नहीं मांग ली ना मैंने, तो यहाँ हम फ्यू डॉलर्स के रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं यू हैव टू स्ट्राइव हार्ड, आपको बहुत तगड़ी कोशिश करनी है, एंड आल्सो बिल्ड योर करियर। यहाँ आल्सो हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, एडिशन के लिए। और जो आल्सो आपका प्रेशर बना रहा है वो किसके ऊपर बना रहा है, बिल्ड योर करियर के ऊपर। अपना करियर बनाने में आपको तगड़ी मेहनत करनी है। योर एडवाइस हैज़ पर्टिकुलरली स्पेशली बीन यूज़फुल फॉर अस, तुम्हारी जो सलाह हम लोगों के लिए बहुत लाभदायक रही है। तो हम विशेष रूप से किसके लिए लाभदायक रही है, हमारे लिए लाभदायक रही है। शी वॉज मेनली या सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर अपसेटिंग द होल प्लान, मेनली सोलली जो रिस्पॉन्सिबल के पीछे आ रहे हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल के ऊपर दबाव बना रहे हैं। वो मुख्य रूप से या एकमात्र रूप से जिम्मेदार थी पूरे प्लान को ख़राब करने के लिए, हम ऐसा बोल रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा केवल वो एकमात्र रूप से जिम्मेदार थी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को वहाँ पर उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो गाइस जो हमारे एडवर्ब फोकस होते हैं, जिसके पीछे आते हैं, उसके ऊपर दबाव बनाते हैं, उसको सिंगल आउट करते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं, यही एडवर्ब फोकस का काम होता है। तो आप ये सब देख सकते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं एडवर्ब्स ऑफ एटीट्यूड। एडवर्ब्स ऑफ एटीट्यूड क्या करते हैं एक्चुअली में गाइस, ये हमारा किसी भी चीज़ के प्रति नज़रिया बताते हैं कि हमारा नज़रिया क्या है। और इनकी पोजीशन जो यूजली बनती है वो वाक्य के शुरुआत में बनती है। ज़्यादातर ये वाक्य के बिगिनिंग में ही बोले जाते हैं, अंत में भी आते हैं लेकिन बहुत कम, ना के बराबर। आप देख सकते हैं कि आपके जहाँ स्टार्टिंग में आपका क्लियरली, होपफुली, सरप्राइजिंगली, ऑब्वियसली, प्रैक्टिकली ये सब आ रहा है, लेकिन अंत में आपका एक एग्जाम्पल मिलेगा नेचुरली का आपको और एक फॉर्चुनेटली का। तो गाइज वी हैव जस्ट ओनली 2 एग्जाम्पल and their usual position is at the beginning of the sentence. Okay guys, so अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली जो एडवर्ब ऑफ एटीट्यूड है, तो ये हमारा एक्चुअली में एटीट्यूड बताते हैं कि जो स्पीकर्स है उसका किसी सिचुएशन के प्रति ये एटीट्यूड हो रहा है। और एडवर्ब्स ऑफ एटीट्यूड को हम एटीट्यूड मार्कर्स भी बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनको हम एटीट्यूड मार्कर्स भी बोल सकते हैं। नाउ गाइस इनकी पहचान ये है कि जैसे आपका ये नेचुरली लिखा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ नेचुरल। कम ऑन गाइस, मैं फिंगर से लिख रहा हूँ तो शायद दैट मस्ट बी नॉट क्लियर, बट मैंने आपको स्पोकन में बता दिया है। इसी तरह से जब आपका क्लियरली है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इट इज़ क्लियर। होपफुली है तो इसका मतलब लिख सकते हैं, इट इज़ होपफुल। सरप्राइजिंगली आप लिख रहे हो तो इसका मतलब है, इट वाज सरप्राइजिंग। अब मैंने वाज क्यों बोला, क्योंकि गाइज आप देख सकते हो ये जो हमारे 3 वाक्य हैं ये आपके प्रेजेंट में चल रहे हैं, इसलिए मैंने वहाँ पे इट इज़ लगाया है। और जो आपका पास्ट में है जैसे सरप्राइजिंगली, ऑब्वियसली, तो इन दोनों को आपको इट लगा के बोलना है। तो कुल मिलाकर गाइज मेरे कहने का मतलब ये है, एडवर्ब्स ऑफ जो एटीट्यूड होता है तो आप उसको वो उसका जो एडवर्ब का वाक्य आप इट से बना सकते हैं। तो आप ये दे विल कॉल यू नेचुरली, हमारा फर्स्ट एग्जांपल, तो इसका मतलब इट इज़ नेचुरल दे विल कॉल यू। तो मतलब ये बहुत प्राकृतिक बात है कि वो आपको कॉल करेंगे ही करेंगे। क्लियरली यू कैन टेक डायरेक्शन, तो कहने का मतलब ये सबको क्लियर है कि तुम मीन्स दिशा चूज़ नहीं कर सकते हो अपनी। होपफुली दे विल अराइव टुमारो, तो मतलब हम सब आशा करते हैं कि वो आपका कल आ जाएंगे। तो गाइज सरप्राइजिंगली ये बहुत आश्चर्य की बात है, ऑल माई नियर एंड डियर्स वर ऑलरेडी प्रेजेंट एट द पार्टी। तो मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात थी कि मेरे जितने भी चाहने वाले थे वो ऑलरेडी पार्टी में प्रेजेंट थे।
तो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि ये आपका एक फुलिशली है, शी डिस्क्लोज माई सीक्रेट्स टू एवरीबडी। तो गाइज ये चीज़ आप ध्यान रखना, जो एडवर्ब ऑफ एटीट्यूड होते हैं ये पूरे के पूरे आपके वाक्य को क्वालिफाई करते हैं, ये किसी पर्टिकुलर वर्ड को क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो इसलिए जो फुलिशली, सरप्राइजिंगली, ऑब्वियसली, ये जितने भी लिखे हुए हैं इनका पूरा असर पूरे सेंटेंस पर महसूस किया जा सकता है। केवल ये किसी एडजेक्टिव को, वर्ड को क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, ये अभी सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब जब मैंने कहा कि फुलिशली शी डिस्क्लोज माई सीक्रेट्स टू एवरीबडी, इसका मतलब वो मूर्ख थी जो उसने सबको मेरे राज बता दिए। गाइज आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो एडवर्ब्स ऑफ एटीट्यूड है ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर का भी काम कर सकते हैं। तो गाइज मैं आपको अभी ओरल फॉर्म में ही एक वाक्य बताता हूँ। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ यू हैव डन इट फुलिशली, तो ये जो फुलिशली अभी मैं बोल रहा हूँ वाक्य के अंत में, ये एडवर्ब ऑफ मैनर का काम कर रहा है। यहाँ पर मैं तुम्हारे काम करने के तरीके के बारे में बोल रहा हूँ कि आपने जो कार्य किया है वो मूर्खता से किया है। तो गाइज यहाँ पर जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है वो आपका वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब वो डन को क्वालिफाई कर रहा है। इसका मतलब जब मैं बोलता हूँ यू हैव डन इट फुलिशली, तो इसका मतलब ये तुम्हारा कार्य करने का तरीका मूर्खतापूर्ण है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ फुलिशली यू हैव डन इट, तो इसका मतलब ये है कि तुमने ये काम किया है, तुम मूर्ख हो, या ये मूर्खता की बात है। लेकिन मैं काम को मूर्ख नहीं बोल रहा हूँ। तो कहने का मतलब जब आपके ये शुरू में आते हैं यूजली, तो ये एडवर्ब ऑफ एटीट्यूड होते हैं, ये पूरे क्लॉज को क्वालिफाई करते हैं। लेकिन जब ये वाक्य के अंत में आते हैं तो ये वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। ओके गाइज, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग चैप्टर, थोड़ा लंबा चैप्टर हो गया है, लेकिन साथ साथ में हमें उतनी ही इन्फॉर्मेशन पढ़ने को मिल रही है। और इसके बाद हम चलते हैं आपका लास्ट एडवर्ब पे, जो कि कहलाता है कंजक्टिव एडवर्ब्स। एक्चुअली में गाइस ये जो एडवर्ब्स हैं ये कंजक्शंस का भी काम करते हैं, और इनकी जो पोजीशंस होती है यूजली मिड पोजीशन होती है, दो वाक्यों के ये बीच में आते हैं और ये सेंटेंस को क्वालिफाई करते हैं। कुछ पोजीशंस, कुछ कंजक्टिव एडवर्ब्स की पोजीशंस आपकी वाक्य के शुरू में भी आ जाती है, तो इनका काम आपका वाक्य को क्वालिफाई करना होता है। तो गाइस जितने भी हमारे यूजली ये जो एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो ये सब कंजक्शंस का भी काम करते हैं, साथ साथ में ये आपका एडवर्ब का भी काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके इन एडिशन, नेक्स्ट, आल्सो, फर्दर, मोरओवर, एबव ऑल, लाइकवाइज, सिमिलरली, ये सब आपका एडिशन का काम करते हैं। एक वाक्य में दूसरे वाक्य को ऐड करने के लिए हम बोलते हैं, इनकी हिंदी निकलती है के अलावा, के साथ साथ, अतिरिक्त, इसके जैसे। इसी तरह से जब हमें कंक्लूज़न देना होता है तो हम देयरफॉर का इस्तेमाल करते हैं, हैंस का इस्तेमाल करते हैं। और जब हमें दो कॉन्ट्रडिक्टरी, दो ऐसे वाक्यों को जब हम जोड़ते हैं जो एक दूसरे का विरोध करते हैं, तब हम नंदलेस, नेवरथलेस, है ना, इनका इस्तेमाल करते हैं। हावर, स्टिल, ये भी यही काम करते हैं, दोनों वाक्यों जो एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं उनके लिए आते हैं। तो गाइज़ ये हमारे कंजक्टिव एडवर्ब्स हैं। आप एग्जांपल देख सकते हो, यूजली इन सब की जो पोजीशन है आप देख सकते हो, हाउएवर, देयरफॉर, अदरवाइज, नॉनदलेस, नेवरथलेस, कॉन्सिक्वेंटली, सबकी दोनों वाक्यों के बीच में आ रही है। और जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, आई वांटेड टू सी ए स्केरी मूवी, मैं बहुत डरावनी मूवी देखना चाहता था। हाउएवर, हालांकि या बहरहाल हम बोलते हैं इसको, हालांकि माय फ्रेंड वांटेड टू सी ए कॉमेडी, लेकिन जो मेरा दोस्त था वो एक कॉमेडी देखना चाहता था। यहाँ पर जो हाउएवर है हमारा, वो कंजक्शन प्लस एडवर्ब दोनों का काम कर रहा है, और ये पूरे वाक्य को क्वालिफाई कर रहा है जो उसके बाद आते हैं। सेकेंड है, वी हैड वेरी डिफरेंट ओपिनियंस, हमारे अलग अलग राय थी। देयरफॉर, इस वजह से, वी वेंट अवर सेपरेट वेज, ये कंक्लूजन निकाल रहा है। देयरफॉर, हम अपने अलग अलग रास्ते पर चले गए। तुम्हें अपनी पढ़ाई लिखाई पर एकाग्रता बैठाने की ज़रूरत है, अदरवाइज, वरना, यू विल फेल द क्लास, वरना तुम फेल हो जाओगे। ये जो अदरवाइज है ये आपका परिणाम बता रहा है, रिजल्ट बता रहा है, ये वार्निंग दे रहा है, और ये हमारा यू विल फेल द क्लास पूरे वाक्य को क्वालिफाई कर रहा है। द थंडर एंड लाइटनिंग वर इंटेंस, जो बिजली की चमक या बादल की गरज बहुत तीव्र थी, इंटेंस थी। परिणाम स्वरूप, फिर ये परिणाम आया, जो भीड़ थी वो इधर उधर गायब हो गई। डिस्पर्स होना मतलब
एक एक दो दो करके जब लोग इधर उधर हो जाते हैं तो वो डिस्पर्स कहलाता है। तो ये लास्ट के हमारा एक वाक्य हम और ले लेते हैं। वी हैव टू गेट यू न्यू शूज़, हम तुम्हें नए जूते दिलवाने वाले हैं। इन एडिशन, मतलब इसके साथ साथ यहाँ पर हम दोनों वाक्य को ऐड कर रहे हैं। जब हम ऐड करते हैं तो कंजक्शन का काम करता है, लेकिन जब इन एडिशन आ रहा है वो आगे वाले वाक्य को क्वालिफाई कर रहा है तो इसका मतलब वो एडवर्ब का भी काम कर रहा है। आई हैव सम इरेंड्स टू रन, लेकिन इसके साथ साथ मुझे कुछ छोटे मोटे काम भी निपटाने हैं। तो गाइज़ ये हमारे एडवर्ब्स थे। हमारे ये 8 इम्पोर्टेंट एडवर्ब्स थे, और जैसे मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में बताया था, इसके अलावा आपको किसी और एडवर्ब्स के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके सारे इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स यहाँ आ चुके हैं। तो अब गाइस, नाउ आई नो कि दैट व्हाट थिंग्स यू आर वेटिंग फॉर, दिस इज़ द टाइम फॉर योर टेस्ट। अब टेस्ट का समय आ गया है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये आपका टेस्ट है गाइस। आपको इस स्लाइड को पॉज करना है और आप जितना भी समय लेना चाहो ले सकते हो। आई थिंक दैट 5 मिनट्स आर इनफ। तो 5 मिनट के लिए आप स्लाइड को रोकिए और हर वाक्य में कोशिश कीजिए कि आपने जो अभी चैप्टर पीछे पढ़ा है, एडवर्ब के सारे टाइप्स जाने हैं। तो आपका ये टेस्ट रहेगा, आपको जो एडवर्ब है उसको अंडरलाइन करना है और साथ साथ में बताना है कि ये जो आपका एडवर्ब है उसका टाइप क्या है, वो किस प्रकार का एडवर्ब है। अगर गाइज आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो यू कैन ईजिली आंसर दीज सेंटेंसेस विच आर रिटन देयर। सो गाइज, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करता हूँ, जिसमें आपके जो एडवर्ब्स हैं वो अंडरलाइंड है, लेकिन पहले आप सॉल्व करिएगा, उसके बाद इस स्लाइड पर आइएगा। और इसके बाद मैंने नेक्स्ट स्लाइड पर नेक्स्ट स्लाइड पर मैंने ये आपके टाइप भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये आपके टाइप हैं कि जो आपके सेंटेंस में एडवर्ब आ रहे हैं उसका क्या टाइप है। आप सब इन स्लाइड्स को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं और देखते हैं कि कितने आपने सही किए हैं। तो गाइज़, इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस चैप्टर से गुजरने के बाद नाउ एडवर्ब्स मस्ट नॉट बी इवन अ लिटिल बिट प्रॉब्लम टू यू। नाउ यू मस्ट बी बेटर अवेयर ऑफ एडवर्ब्स, उनके यूजेस क्या हैं, उनकी पोजीशंस क्या रहती है और वो किसको क्वालिफाई करते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत जाती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, एंड आई एम ऑलवेज हियर टू सेटिस्फाई योर डाउट्स। तो गाइज़, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस तरह के चैप्टर्स आपके लिए और भी आने वाले हैं, और आप जस्ट वेट एंड वॉच, स्टे कनेक्टेड। और साथ साथ इस हॉवर्ड चैनल पर आप पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, और साथ साथ और बंदों को भी जोड़ने का काम कीजिए, जिससे कि हम मोटिवेट फील करें कि हम इस तरह के चैप्टर्स आपके सामने राइट इंटरवल्स पे लाते रहें। तो गाइस, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है। नाइस टू यू।